हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। आज मैं क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी चैप्टर सेकेंड का फाइनल पार्ट लेकर के आ रहा हूँ, जो है द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड ग्रुप। द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। आज मैं इन दोनों ही विषयों की चर्चा करूँगा। आपके बुक में ये बहुत छोटे से पार्ट में दिया हुआ है, लेकिन हम विभिन्न तस्वीरों के माध्यम से इनको बड़े अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं द कोस्टल प्लेन को भारत के नक्शे में। ये हमारे भारत का नक्शा है और इसमें आप जो कोस्टल रीजन प्लेन रीजन को देख सकते हैं। ये जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है, ये 3 भाग में बटा हुआ है: कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। जबकि जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है उसे नॉर्दर्न सिरकार या कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं। और भी अच्छे से हम इसको दूसरे नक्शे में देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, हमारा भारत है, ये पेनिनसुलर इंडिया है। इसके ये पेनिनसुलर इंडिया है, आप देख रहे हैं। इसके दोनों ही साइड में, ये और ये साइड जो है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट 3 भागों में बटा हुआ है। कोंकण कोस्ट जो सेंट्रल है, इसमें नहीं दिया हुआ, हम आपको बता चुके हैं, जिसे कन्नड़ कोस्ट कहते हैं। और साउदर्न पार्ट है, उसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। जबकि जो साउदर्न पार्ट, जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, कोस्टल प्लेन एरिया है, उसको हम नॉर्दर्न सिरकार के नाम से जानते हैं। ये देखिए, नॉर्दर्न सिरकार कहलाता है, ये कोस्टल प्लेन रीजन है। और साउथ में, ईस्टर्न पार्ट के साउथ में है, इसको हम, इस पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। तो याद रखिए, वेस्टर्न पार्ट 3 भागों में बटा हुआ है, जबकि ईस्टर्न पार्ट 2 भागों में बटा हुआ है। वेस्टर्न पार्ट कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट है, जबकि ईस्टर्न प्लेन जो है नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट में बटा हुआ। हम बता चुके हैं कि ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट को कितने भागों में बांटा जाता है। तो नॉर्दर्न कोस्ट जो कोंकण कोस्ट है, उसको मुंबई गोवा कोस्ट भी कहते हैं। सेंट्रल कोस्ट, जिसको हम कन्नड़ प्लेन कहते हैं, भी कहते हैं। जबकि सॉदर्न स्ट्रेचेज जो है वो मालाबार कोस्ट कहलाता है। जो कोस्टल प्लेन रीजन में बहुत अधिक बारिश होती है, करीब 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। और इस प्लेन रीजन में बहुत सारी फसलें भी उपजाई जाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ धान की खेती करते हुए लोग दिख रहे हैं। द प्लेन्स along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part, it is referred as northern Sirkar, while in the southern part is known as the Coromandel coast. तो हम पहले ही बता चुके हैं कि बे ऑफ बंगाल से लगता हुआ जो क्षेत्र है, जो ईस्टर्न कोस्ट है, उसे हम नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट के रूप में बांटते हैं। और ये कोस्टल रीजन काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। लार्ज रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। तो ये जो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट है या ईस्टर्न प्लेन रीजन है, यहाँ बहुत सारे डेल्टा नदियाँ बनाती है। जो वे सारी नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, वो सब अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। और आपको पता है कि डेल्टा ये रीजन एलुवियल सॉइल से बना होता है, काफ़ी प्रमुख होता है। और यहाँ चिल्का झील काफ़ी मशहूर है। चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा इन द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा के दक्षिण में उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। तो अभी हम कोस्टल प्लेन रीजन के बारे में पढ़ रहे थे। आइए कुछ चित्रों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं।
यहाँ केरला में बहुत सारे हाउस बोट्स चलते हैं, जो कोस्टल प्लेन एरिया में है। इस चित्र में आप उसको देख सकते हैं। जो गोवा का बीच है, द बीचेज ऑफ गोवा आर अमंग द बेस्ट बीचेज इन द कंट्री। जो कोंकण कोस्ट है वहाँ गोवा, जो मुंबई गोवा का क्षेत्र है, वो अपने बीचेज के लिए, समुद्री किनारे के क्षेत्र को बीचेज कहते हैं। वो काफ़ी फेमस है। यहाँ दूर दूर से सैलानी आते हैं सर्दियों में धूप सेकने के लिए। तो ये जो है भारत का सबसे सुंदर बीच है गोवा में। आप इस बीच का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। समुद्र गोवा के तट से मिलता है और यहाँ जो सैलानी हैं, यहाँ देख सकते हैं ये जो बोट्स है, इसके माध्यम से लोग समुद्र में भी जा कर के आनंद लेते हैं। बीचेज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। ये जो केरला का तट है वो पहले जो कोंकण कोस्ट पर था बीच, और ये केरला तट के बीच हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। और नारियल के पेड़ हैं, ये सब समुद्र में लोग जाते हैं इस नाव से। यहाँ मत्स्य पालन नहीं कहें बल्कि मछली मारना एक प्रमुख व्यवसाय है यहाँ के लोगों का, जो समुद्र में जाकर के मछली मारते हैं और उसे बेच करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ये कोरोमंडल कोस्ट के एक बीच का चित्र है। ये देख सकते हैं एन एरियल व्यू ऑफ कन्याकुमारी। आपको पता है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसे हम कन्याकुमारी कहते हैं। यही कन्याकुमारी का क्षेत्र है और इसे विवेकानंद रॉक्स भी कहते हैं। कन्याकुमारी में ही भगवान राम ने पूजन किया था भगवान शंकर का। तो ये कुछ थे हमारे कोस्टल रीजन से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। और अगर कुछ पूछना है तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसकी विशद जानकारी पर भी हम वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल आपके बुक के अनुसार हमने इसको बताया है। एक क्लास 4 और क्लास 9 दोनों ही क्लास में हम द कोस्टल प्लेन रीजन के बारे में पढ़ते हैं, जो फिजिकल फीचर्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब हम भारत के फिजिकल डिवीज़न का सबसे लास्ट पार्ट द आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का जो मेन लैंड है उससे दोनों ही साइड अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे आइलैंड ग्रुप हैं जो हमारे देश का ही हिस्सा हैं, जो मेन लैंड से जुड़े नहीं हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं भारत के पश्चिम में अरेबियन सागर में लक्षद्वीप आइलैंड्स है, जो भारत का ही पार्ट है और भारत के फिजिकल डिवीज़न के एक बड़ा हिस्सा है। जबकि बे ऑफ बंगाल जो भारत के पूरब में स्थित है, वहाँ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। तो फर्स्ट जो आप देख रहे हैं वो लक्षद्वीप और सेकंड जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। हम इन दोनों के बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। द आइलैंड्स। आप इस आइलैंड के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एन आइलैंड्स एक का चित्र भी इसमें दिया हुआ है, हमने नक्शे में इसको दिखाया था। और ये जो मालाबार कोस्ट है केरला का, उसके पश्चिम में स्थित है। पहले लक्षद्वीप को लोकेद्वीप, मिनिकॉय और एमी द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 ईस्वी में ये सारे आइलैंड ग्रुप्स को लक्षद्वीप का नाम दिया गया। और ये करीब 32 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पूरा लक्षद्वीप फैला हुआ है। इसमें बहुत सारे द्वीप हैं। कवरत्ती सबसे बड़ा मेन लैंड है, सबसे बड़ा द्वीप इनमें से जो है वो कवरत्ती है, और वही यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है लक्षद्वीप का। दिस आइलैंड ग्रुप्स हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य हैं, फ्लोरा और फौना है, यानी वनस्पति भी बहुत तरह के वनस्पति इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और साथ साथ यहाँ कई विविध तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। आदिवासी या यहाँ के अलग जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ एक बड़ा पिट्टी आइलैंड्स है
जो पूरी तरह से अनइनहेबिटेड है, कोई भी आदमी नहीं रहते, और वहाँ एक बर्ड सेंचुरी बनाया गया है बे ऑफ बंगाल में। हम इस चित्र में देखे थे, बे ऑफ बंगाल में जो नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप से बड़ा है, और यहाँ बहुत सारे और सारे द्वीप्स हैं। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुख्यतः दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला जो नॉर्थ में है उसको अंडमान कहा जाता है, और जो साउथ में है उसको हम निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन्स। ऐसा माना जाता है कि कुछ समुद्र में डूबे हुए जो पहाड़ हैं उसका ये हिस्सा है। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री। और ये हमारे देश के सामरिक महत्व, काफ़ी सामरिक महत्व रखता है। यहाँ से हम कई सारे देशों पर अपना ध्यान रख सकते हैं। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। दीज आर ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस आइलैंड्स ग्रुप्स। लक्षद्वीप की तरह ही यहाँ भी वनस्पति और जीवों की विविधता पाई जाती है। फ्लोरा और फौना बहुत सुंदर पाया जाता है यहाँ। दीज आइलैंड्स लाइज टू क्लोज टू इक्वेटर experience equatorial climate and has thick forest. These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest. तो ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड से ये इक्वेटोरियल रीजन के करीब करीब पाया जाता है, और इसी के कारण यहाँ का क्लाइमेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। इस कारण से उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वनस्पति पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सन रेज रिसीव किया जाता है, और बहुत ज़्यादा बारिश भी इस क्षेत्र में होती है। इंडिया इज ओनली एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। भारत में एकमात्र जो जागृत ज्वालामुखी है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में ही है, जिसको बैरन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, फिजिकल फीचर और डिवीज़न जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसमें हमने देखा कि भारत के जो अलग अलग हिस्से हैं उसके अलग अलग भौतिक विविधताएं हैं। जैसे जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है उसकी अपनी विविधताएं हैं, वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, बहुत थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो हम लोग के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं, बहुत सारे पहाड़ी जानवर पाए जाते हैं। तो नॉर्दर्न माउंटेन हमें विदेशी आक्रमण से बचाता है। नॉर्दर्न माउंटेन, हिमालयन माउंटेन जो है हमें वो नॉर्थ ईस्ट से आने वाली हवाओं से बचाता है। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन रीजन की बात करें जो कि आपको पंजाब से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, वो ग्रैंडरी ऑफ आवर कंट्री कहा जाता है, भारत का अन्नागार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा अन्न उपजाए जाते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरा भरा क्षेत्र है, बहुत सारी नदियाँ इस क्षेत्रों से होकर के बहती है। अगर हम प्लेट्यू रीजन की बात करें तो प्लेट्यू रीजन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और ख़ास करके मिनरल्स के लिए ये काफ़ी जाना जाता है। यहाँ बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, जो देश के औद्योगिकरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम डेजर्ट रीजन की बात करें तो डेजर्ट रीजन में कम लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ की एक अलग विविधताएँ पाई जाती है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स, ये मत्स्य पालन और जो विदेशी व्यापार की गतिविधि है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इस तरह से अगर हम देखें
तो हमारा जो भारत की जो भौतिक विशेषता से भरा पड़ा है, और ये हर क्षेत्र अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर क्लास 9th का समाप्त होता है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम बहुत जल्द उस पर वीडियो अपलोड करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें। आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। साथ ही आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और क्या क्या आपको चाहिए वो भी आप लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आप जिस भी टॉपिक पर बोलेंगे उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को आप अपने साथियों के बीच में, अपने क्लास 9th के जो भी फ्रेंड्स हैं उनके बीच में शेयर करें। तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।